हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। माय नेम इज अतिशा चंदेल और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 8 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है मोटिवेशन एंड इमोशन। अब ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, आपको इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ में मैंने सर्टेन पार्ट्स को हाईलाइट कर रखा है। ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको साइड बाय साइड अपनी एनसीईआरटी में भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी टॉपिक के मेन पॉइंट्स होते हैं, ये वो वाले पॉइंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने सर्टेन क्वेश्चंस भी दिए रखे हैं आपको यहाँ पे ब्लू टेक्स्ट में। ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाते हैं। सो वंस यू आर डन विद दिस चैप्टर एंड आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी, उसके बाद यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस एज वेल। मैंने ट्राई किया है कि हर टॉपिक के लिए मैं एक क्वेश्चन बनाऊं, जिससे आपका पूरा पूरा टॉपिक कवर हो जाए क्वेश्चंस के विद इन। तो आप इन क्वेश्चंस को प्लीज एक बार ट्राई करना, इससे आपको रिविजन हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग होते हैं जिनको नोट से पढ़ना प्रेफर करते हैं, वो उनके लिए मैंने नोट्स भी आपको नीचे अवेलेबल मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप बेटर विजुअल लर्नर हैं, आपको फ्लो चार्ट्स वगैरह से ज्यादा पढ़ाई अच्छे से हो पाती है, देन प्लीज डू एक्सेस देम एज वेल। नाउ लेट अस बिगिन अप विद दिस चैप्टर। अब हम लोग जब मोटिवेशन की बात करते हैं, तो दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड। वी हैव हर्ड अबाउट मोटिवेशन इन आवर डे टू डे लाइफ, कि ये इंसान बहुत मोटिवेटेड है तभी दे आर एबल टू डू सो वेल इन देयर लाइफ। ये इंसान बहुत कम मोटिवेटेड है तो दे आर नॉट एबल टू डू वेरी वेल इन देयर लाइफ। तो ये जो मोटिवेशन वर्ड है, ये कहाँ से आता है और इसका क्या मतलब है? क्या हम लोग जो डे टू डे लाइफ में मोटिवेशन यूज करते हैं, इज इट सिमिलर टू साइकोलॉजिकल मोटिवेशन? दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग यहाँ पे। अब मोटिवेशन जो है, इसका बेसिकली मतलब है समथिंग विच मूव्स बिहेवियर, समथिंग विच ब्रिंग्स अबाउट अ सॉर्ट ऑफ बिहेवियर आपके अंदर। ठीक है, ये जो टर्म मोटिवेशन है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब है मोवेर, विच रेफर्स टू मूवमेंट इन एक्टिविटी। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी ऐसे उसमें मूवमेंट हो रही है, वहां से ये वर्ड आया है। तो मोटिवेशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मोवेर। एंड हमारे जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज में जो हम एंगेज करते हैं, दैट कैन बी एक्सप्लेन थ्रू मोटिवेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, कि अगर एक इंसान है जो पूरा दिन पढ़ाई करता होता है, ठीक है, सो वी नो दैट दे आर वेरी मोटिवेटेड टू गेट गुड मार्क्स इन देयर एग्जाम्स। यहीं अगर कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा काम करता है या फिर वो स्पोर्ट्स में एंगेज करता है, सो वी नो दैट दे आर वेरी मोटिवेटेड टू अचीव दैट वहां पे अचीवमेंट। तो हम लोगों के बिहेवियर से उनका मोटिवेशन समझ सकते हैं। ठीक है, एंड आपको जो मोटिवेशन होता है, वो आपके बिहेवियर को ड्राइव करता है। मोटिव्स ऑल्सो हेल्प अस इन मेकिंग प्रिडिक्शंस अबाउट बिहेवियर। तो अगर हम नोटिस करते हैं कि कोई इंसान है जो कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज मोर लाइकली टू अचीव देयर गोल्स, बिकॉज वो इतना ज्यादा मोटिवेशन में रहते हैं, इतना ज्यादा उनके अंदर मोटिवेशन है, वो आगे भी जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। सिमिलरली, अगर कोई इंसान बहुत कम मोटिवेटेड रहता है, तो वी कैन से दे माइट हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल इन अचीविंग देयर पर्टिकुलर गोल्स। तो तभी मोटिवेशन से हम लोग प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं लोगों के फ्यूचर को और लोगों के बिहेवियर को। तो मोटिव जो होते हैं आर द जनरल स्टेट दैट एनेबल अस टू मेक प्रेडिक्शंस अबाउट बिहेवियर इन मेनी डिफरेंट सिचुएशन। इन अदर वर्ड्स, मोटिवेशन इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। इंस्टिंक्ट्स हो गए, आपके ड्राइव हो गए, नीड्स हो गए, गोल्स हो गए और इंसेंटिव्स हो गए, ये सब मोटिवेशन के अंदर आते हैं। अब इन वर्ड्स का क्या मतलब होता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एज एंड व्हेन चैप्टर प्रोग्रेस करेगा। अब मोटिवेशनल साइकिल से बात शुरू करते हैं। मोटिवेशनल साइकिल इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट थ्रू विच साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द इंटायर प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन स्टेजेस के थ्रू आता है, एंड इस स्टेजेस को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन साइकिल। सब कुछ चीजें शुरू होती है आपकी एक नीड के साथ। नीड क्या होता है? इस लैक और डेफिसिट ऑफ सम नेसेसिटी। एक ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत नेसेसरी, अगर वो चीज आपके पास कम में हो या फिर एकदम ना हो, तो आपको एक नीड अराइज होती है। जैसे कि आई एम इन नीड ऑफ वाटर, कब? जब मेरे पास पानी कम हो। ठीक है, नीड्स और वांट्स में क्या फर्क है? वांट्स आपकी इच्छा से आते हैं, नीड आपके वो जरूरी है। ठीक है, आप आइसक्रीम के बिना रह सकते हो, बट आप पानी के बिना नहीं रह सकते। तो ऐसे समझिए। तो नीड जो होता है इज लैक और डेफिसिट ऑफ सम नेसेसिटी। और ये जो कंडीशन होती है ऑफ नीड लीड्स टू ड्राइव। ठीक है, नीड हमारे पास जैसे अराइज करती है, नीड की वजह से एक ड्राइव अराइज करता है। अब जैसे ही ये ड्राइव अराइज होता है, अराउजल आता है। अराउजल मतलब कि आप ज्यादा स्टिमुलेटेड हो जाते हो टू टेक एक्शन। उसके बाद आपका आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही पानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आपको प्यास लगती है, प्यास से आपके अंदर एक ड्राइव आती है, एक अराउजल आता है, और आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होगा कि फ्रिज के बाद जाके पानी ले लेते हैं, या फिर अगर आप बाहर है तो शॉप में जाके पानी ले लेते हैं। फिर आप जब उसको अचीव करते हैं, जब पानी आपको ले लेते हैं ना, पानी को ड्रिंक करते हैं, तो आपका जो अराउजल होता है वो रिड्यूस हो जाता है। ये जो नीड होती है पानी पीने की, वो रिड्यूस हो जाती है, एंड देन सब कुछ स्टेबल हो जाता है, एंड इवेंचुअली ऑब्वियसली नीड फिर से अराइज करती है, जब आगे जाके आपको और पानी पीने का मन करता है। सो दिस इज बेसिकली द मोटिवेशनल साइकिल। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोल रखा है कि जब आपका साइकिल में आप एक बार अचीव कर लेते हो,
तो अचीवमेंट के बाद जब रिडक्शन आता है अराउजल स्टेट में, तो आप एक बैलेंस स्टेट में वापस पे आ जाते हो। मोटिवेशन में आपकी बॉडी मूव करती है, तो एक बैलेंस स्टेट से हट जाते हो आप, ठीक है। बट एक बार आपका वो रिडक्शन हो जाता है अराउजल में, देन यू अचीव द बैलेंस स्टेट फिर से। एंड देन ऑब्वियसली इवेंचुअली, बिकॉज नीड एक ऐसी चीज है जो हमेशा अराइज करती रहती है, आपको इवेंचुअली कहीं ना कहीं पे फिर से प्यास लगना शुरू हो जाएगी। सो वहां से फिर से आपका मोटिवेशन का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तभी एक साइकिल है, एक लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है, एक साइक्लिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज ये बार बार होता रहता है, रिपीटेडली होता जाता है। अगर मोटिवेशन की बात करें तो मोटिव्स जो होते हैं, मोटिव्स दो टाइप के होते हैं ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करा जाए तो, बायोलॉजिकल मोटिव्स एंड साइको सोशल मोटिव्स। अब ये नाम से ही आप समझ सकते हैं, बायोलॉजिकल मतलब जो आपकी फिजियोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके बॉडीली मूवमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। फिजियोलॉजी मतलब ऑर्गन से रिलेटेड हो, आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो। साइको सोशल इज बेसिकली इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल की इंटरेक्शन जो उनकी इन्वायरमेंट के साथ है, उनसे जब मोटिवेशन अराइज करता है तो वो साइको सोशल मोटिव्स हो जाते हैं। अब ये जो दो कैटेगरीज है, ये वाटरशेड कैटेगरीज नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया कि एक दूसरे से बहुत डिफरेंट कैटेगरीज नहीं है, ये इंटरडिपेंडेंट कैटेगरीज है। आपके यहाँ पे जो बायोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं वो साइको सोशल के साथ मिक्स करते रहते हैं, साइको सोशल बायोलॉजिकल के साथ मिक्स करते रहते हैं। सो दीज आर वेरी इंटरडिपेंडेंट इन नेचर, और ये कहना कि कोई भी मोटिव एब्सोल्युटली बायोलॉजिकल है या फिर एब्सोल्युटली साइको सोशल है, ये गलत हो जाता है हमारे एंड पे। तो यहाँ से इस चीज को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड एक एक करके इन मोटिव्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायोलॉजिकल मोटिव्स को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल मोटिव्स क्या हो जाता है? मोटिवेशन, ये जो हम लोग बहुत अर्ली टाइम से देखते आ रहे हैं, ये बायोलॉजिकल एम्फेसिस से हम लोगों ने मोटिवेशन को डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे लोगों ने रख रखा है कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल अप्रोच टू एक्सप्लेन मोटिवेशन इज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द कॉजेज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, बहुत टाइम से ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोटिवेशन आ चुकी है। यहाँ पे अप्रोच जो होता है ये कहता है टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अडेप्टिव एक्ट होल्ड्स दैट ऑर्गेनिजम्स हैव नीड्स, जो प्रोड्यूस करती है ड्राइव, which stimulate behavior leading to a certain action towards achieving this and which reduces the drive. So this is basically entire motivational cycle जो मैंने आपको बताया, वही इन लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इधर उन्होंने इंस्टिंक्ट वर्ड का यूज किया है। इंस्टिंक्ट क्या होता है? एक इनबॉर्न पैटर्न होता है वो बिहेवियर जो बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड होता है रादर देन लर्न। इसका क्या मतलब है कि इंस्टिंक्ट एक ऐसी चीज है जो आप जिसके साथ पैदा होते हो, ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप लर्न करते हो, रादर आपके पास ऑलरेडी होती है। अस एज ऑर्गेनिज्म वी ऑलरेडी हैव दिस। फॉर एग्जांपल जैसे पेरेंटल केयर होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये सारी ऐसी चीजें होती है जिसके साथ हम ऑलरेडी बॉर्न होते हैं। ये हमको किसी ने सिखाया नहीं होता है, दिस इज समथिंग विच वी नेचुरली वी कम इन टू प्ले। सो ये सारी चीजें जो होती है, क्यूरियोसिटी, फ्लाइट, रिपल्शन, रिप्रोडक्शन, पेरेंटल केयर, ये आपके आ जाएंगी इंस्टिंक्ट्स के अंदर। इंस्टिंक्ट्स आपकी इनेट टेंडेंसीज होती हैं जो सारे मेंबर्स में पाई जाती है एक पर्टिकुलर स्पीशीज की। Instinct has an impetus which drives the organism to do something which reduces that impetus. Impetus मतलब एक फोर्स आता है आपके बॉडी के अंदर से कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। तो ये इंस्टिंक्ट जो होता है ये एक फोर्स के साथ आता है, एंड उस फोर्स की वजह से, उस फोर्स को काम डाउन करने के लिए आपकी बॉडी अचीव करना चाहती है, उस इंस्टिंक्ट को रीच करना चाहती है। सम बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स आपकी आ जाती है, हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स। तो ये जो तीन है, ये प्राइमरी 3 बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स है जो एसेंशियल होती है एक इंडिविजुअल के लिए एंड सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज के लिए। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट हंगर इज। हंगर इज बेसिकली, हम सब जानते हैं जब भूख लगती है, इट मोटिवेट्स पीपल टू ऑब्टेन एंड कंज्यूम फूड। जब भी भूख लगेगी ऑब्वियसली आपको खाने के लिए तरफ जाओगे। अब हम लोग जब अंडरस्टैंड करते हैं हंग्री होना का क्या होता है, तो हमें पता है कि हंग्री होना क्या होता है, बट साइंटिफिक वेज में हंग्री होना क्या होता है। तो स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट मेनी इवेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड आवर बॉडीज मे ट्रिगर हंगर और इनहिबिटेड। तो बहुत सारे इवेंट जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं एंड बॉडी के बाहर होते हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं हंगर को। तो सबसे पहले तो जैसे स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन, स्टमक के कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो सिग्निफाई करता है कि आपका जो स्टमक है वो एम्प्टी है। लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, हम सब जानते हैं ब्लड में ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो अगर वो कम हो जाता है देन मतलब आप हंग्री हो। इसके साथ लो लेवल ऑफ प्रोटीन होता है एंड लो लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ फैट्स जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है, तो ये हंगर को ट्रिगर करता है। इसके साथ साथ आपको जो लिवर होता है वो भी रिस्पॉन्ड करता है बाय सेंडिंग नर्व इम्पल्सेस टू द ब्रेन। अगर लिवर नोटिस करता है कि आपके पास ज्यादा खाना नहीं आ रहा है तो वो नर्व इम्पल्सेस भेजता है ब्रेन को। एंड उसी के साथ आपका अरोमा, टेस्ट और अपीयरेंस जो होता है फूड का, इट में ऑल्सो रिजल्ट इन द डिजायर टू ईट।
तो ये सारी जो चीजें हो गई हैं ये आपकी इंटरनल फैक्टर्स हो गई, ठीक है। जो मैंने आपको बोला कि स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होना, प्रोटीन कम होना बॉडी में, फैट्स कम होना बॉडी में, और लिवर को मतलब ट्रिगर होना, तो ये सारी चीजें आपकी इंटरनल फैक्टर्स है। एंड कभी कभी एक्सटर्नल फैक्टर, कभी आपको भूख नहीं लगती, बट आप देखते हो कि सामने जो खाना रखा है वो बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा उसका टेस्ट है, देन यू विल इवेंचुअली एंड अप ईटिंग इट। तो ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर दिया जाएगा। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर साथ में मिलकर आपको अंडरस्टैंड कराते हैं कि अच्छा, ओ आई एम हंग्री राइट नाउ, ठीक है। तो इट कैन बी सेड दैट इंटेक thus it can be said that our food intake is regulated by a complex feeding satiety system located in the hypothalamus, liver and other parts of the body as well as external cues। मतलब कि hypothalamus, liver जो है उन सब से भी related है and external cues से भी related है। That is what hunger is about। थर्स्ट की बात करें तो थर्स्ट इज बेसिकली प्यास लगना, हम सब जानते हैं। एंड ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे नेसेसरी हो जाता है। हमको लगता है जब हमारा गला सूखने शुरू हो जाता है या फिर हम लोगों का माउथ सूखना शुरू हो जाता है, तब हम लोगों को थर्स्ट फील होता है। बट जरूरी नहीं है कि आपका ड्राई माउथ है तभी आपको थर्स्ट फील हो रहा होता है। थर्स्ट इज मोर देन दैट, ऑलराइट। इनफैक्ट प्रोसेसेस विद इन द बॉडी इटसेल्फ कंट्रोल थर्स्ट एंड ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। वाटर मस्ट बी मस्ट गेट इनटू द टिश्यू सफिशिएंटली टू रिमूव द ड्राइनेस ऑफ द माउथ। इसका क्या मतलब है कि पानी अंदर बहुत अच्छे से, आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए जितना आपके टिश्यूज में आ सके, जिससे आपके माउथ का जो ड्राइनेस है वो खत्म हो सके। तो सिर्फ माउथ तक बात नहीं रह जाती, पूरी बॉडी के फंक्शंस आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। कैसे इन्वॉल्व होते हैं? जैसे लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम सेल्स जो होती है आपकी बॉडी का, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम जो होता है, when water is lost by bodily fluid जो होती हैं, जो आपके उसके थ्रू बॉडी, जब वाटर लूज हो जाता है ज्यादा, तो इन सब चीजों का ध्यान रख के हम लोग कह सकते हैं कि थर्स्ट का सेंसेशन अराइज करता है। जो आपका एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस बाहर से कंटेन्स नर्व सेल्स कॉल्ड ऑस्मोरिसेप्टर्स। इसको मार्क कर लीजिएगा। ऑस्मोरिसेप्टर्स जो आपके नर्व सेल्स होते हैं वो जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्सेस इन केस ऑफ सेल डिहाइड्रेशन। तो जब भी सेल में ज्यादा वाटर लूज हो जाता है तो उसमें ऑस्मोरिसेप्टर्स जो होते हैं वो जनरेट करते हैं नर्व इम्पल्सेस, जो आपके ब्रेन को कहते हैं कि भाई अब पानी पीने का टाइम आ गया है। नेक्स्ट बायोलॉजिकल नीड इज सेक्स, ठीक है। अब हंगर एंड थर्स्ट से ये डिफरेंट है थोड़ा सा सेक्स का नीड। कैसे डिफरेंट है? सबसे पहले सेक्सुअल एक्टिविटी इज नॉट नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल। आपको भूख लगेगी, आपको प्यास लगेगी, ठीक है, इनएविटेबली आपको वो चीजें लगेंगी। अगर आप हंग्री रह जाते हैं, थर्स्टी रह जाते हैं, देन आपकी डेथ भी आ सकती है। However, सेक्स ना मिलने से लोगों की डेथ नहीं आती। तो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन सर्वाइवल। एज अ स्पीशीज हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है कि हम लोग रिप्रोड्यूस करें और ज्यादा हम लोगों के स्पीशीज आगे बढ़ सके, बट एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इट इज नॉट नेसेसरी। सेकेंडली, होम्योस्टैसिस, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी और अटेम्प्ट टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम is constantly is disturbed is not the goal of sexual activity। तो होम्योस्टैसिस इज बेसिकली एक बैलेंस स्टेट होता है, ठीक है। हम एक बैलेंस स्टेट में अचानक से भूख लग गई तो हमारा होम्योस्टेटस जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्यास लग गई तो डिस्टर्ब हो जाता है। पर सेक्सुअल एक्टिविटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो होम्योस्टैसिस से भी रिलेटेड नहीं है। एंड थर्ड चीज हो जाती है कि ये जो सेक्स की ड्राइव होती है वो एज के साथ डेवलप करती है। हंगर एंड थर्स्ट आपको एकदम यंग बच्चे को भी फील होती है। सेक्स इज समथिंग जो एज के साथ आपके आगे जाके डेवलप होती है। तो यहाँ पे दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट। हाउएवर ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज एज अ होल। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइको सोशल मोटिव्स के बारे में। साइको सोशल मोटिव मतलब साइको एज एन इंडिविजुअल कंसर्निंग एंड सोसाइटी से भी कंसर्निंग। तो हाउ एन इंडिविजुअल इज इंटरैक्टिंग विद द सोसाइटी इज व्हाट साइको सोशल मोटिव्स आर अबाउट, ठीक है। सोशल मोटिव जो होते हैं वो यूजुअली लर्नड होते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मोटिव्स आर इंस्टिंक्ट ड्रिवन। इंस्टिंक्ट ड्रिवन मतलब वो ऑलरेडी इनेट टेंडेंसीज होती है, हम लोग उसके साथ पैदा होते हैं। सोशल चीजें हम लोग लर्न करते हैं एनवायरमेंट से। तो यहाँ पे उन लोगों ने साइको सोशल मोटिव्स को थोड़ा सा लिस्ट कर रखा है। सबसे पहले है नीड फॉर अफिलिएशन। अफिलिएशन मतलब क्या होता है? लोगों के साथ रिलेशनशिप्स बनाना, अफिलिएट करना लोगों के साथ, ठीक है। तो ऐसा कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर अ सोशल एनिमल। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस इज अबाउट। वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ नीड या फिर एक बॉन्ड होती है हमारे अंदर कि हम लोग रिलेशनशिप्स बना के रखें लोगों के साथ। एज सून एज पीपल सी सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज एक दूसरे के विद इन, देन वी आर लाइक अच्छा हाँ मेरे को इस इंसान के साथ ज्यादा घूमना है। अगर आप नोटिस करोगे कोई नया इंसान आता है उसकी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, देन यू टेंड टू गेट एसोसिएटेड विद देम। तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस में।
तो आप देखेंगे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे रिलीजियस ग्रुप्स हो गए हैं, ठीक है, रीजन बेस्ड ग्रुप्स होते हैं, लैंग्वेज ग्रुप्स होते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज होती है, तब जाके वो ग्रुप की तरह बन के आते हैं। इसके साथ सीकिंग अदर ह्यूमन बींग्स एंड वांटिंग टू बी क्लोज बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली इज व्हाट इज कॉल्ड अफिलिएशन। तो अफिलिएशन का डेफिनेशन है तो आप ये लिख सकते हैं, नीड फॉर अफिलिएशन इज अराउज्ड व्हेन द इंडिविजुअल फील्स थ्रेटेंड और हेल्पलेस एंड आल्सो व्हेन दे आर हैप्पी। तो इसका क्या मतलब हो गया है कि ये जो नीड फॉर अफिलिएशन होता है, ये सिर्फ हम लोगों को लगता है कि नीड ऑफ अफिलिएशन तभी अराइज होएगा जब इंसान बहुत ज्यादा लोनली फील कर रहा हो। लोनली फील करता है देन ऑब्वियसली होता है, बट कभी कभी बहुत ज्यादा जो लोग खुश होते हैं, जैसे एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं, राइट, वो अगर बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं तब भी वो चाहते हैं कि वो लोगों से इंटरेक्ट करें, ठीक है। इनफैक्ट वो ज्यादा जितना खुश होते जाते हैं उतना ज्यादा उनका इंटरेक्शन बढ़ता जाता है लोगों के साथ। तो ये जरूरी नहीं है कि एक सिर्फ लोनली इंसान में ही ये नीड फॉर अफिलिएशन हो, ये किसी में भी आ सकती है। बेसिकली दैट इज व्हाट इट्स ट्राइंग टू से। नेक्स्ट आ जाती है नीड फॉर पावर। ठीक है, नीड फॉर पावर, इसका क्या मतलब होता है? पावर इज बेसिकली दिस नीड या फिर एक एबिलिटी इंसान के अंदर टू प्रोड्यूस इंटेंडेड इफेक्ट्स ऑन द बिहेवियर एंड इमोशंस ऑफ अनदर पर्सन। तो हमारे अंदर एक ऐसी एबिलिटी होना जिससे दूसरे इंसान के इमोशंस, दूसरे इंसान का जो बिहेवियर है उस पर हम इम्पैक्ट ला सके, दैट इज व्हाट द नीड ऑफ पावर इज एग्जैक्टली अबाउट। तो एक डेविड मैक्लेलैंड करके इंसान थे जिन्होंने 1975 में 4 जनरल वेज दिए इन विच हम लोग अपने पावर मोटिव को बेसिकली दिखाते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? वी डू थिंग्स टू गेन फीलिंग ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम सोर्सेज आउटसाइड ऑफ देमसेल्फ। मतलब हमारे से बाहर जो सोर्सेज हैं, जैसे कि आजकल लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, ठीक है, लोग स्टोरीज देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, इन सब चीजों से वो ट्राई करते हैं नॉलेज गैदर करने का एंड पॉपुलर फिगर्स के साथ अपने आप को एसोसिएट करने लग जाते हैं। तो आप नोटिस करोगे जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर है स्कूल में तो लोग उनके साथ चिपकने लग जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई इवन टीचर है अगर क्लास में तो उनसे ज्यादा क्लोज होना शुरू कर देते हैं जिससे वो पावर के हायरार्की में आगे बढ़ सके। Secondly, power can also be felt from sources within us and may be expressed by building a body and mastering urge impulses. तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, जिम क्यों जाते हैं? जिससे वो बॉडी बिल्ड कर सकें। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप अपने अर्जेस को कंट्रोल करो, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं कि आपकी जो फोन को बार बार यूज करने का डिजायर है उसको हटाओ, या फिर आपके सेक्सुअल डिजायर्स हैं उनको हटाओ। तो ये जो अर्जेस होते हैं उनको कंट्रोल करना, ये आपका सेकंड हो जाता है एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन या फिर एक्सप्रेशन ऑफ नीड फॉर पावर। थर्ड आ जाता है पीपल डू थिंग्स एज इंडिविजुअल्स टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन आर्ग्यूज और कम्पीट्स विद अदर इंडिविजुअल इन ऑर्डर टू हैव एन इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ऑन दैट पर्सन। मतलब कि दूसरे इंसान के साथ आर्ग्यू कर रहे हो या कम्पीट कर रहे हो जिससे आप दिखा सको कि मैं तुमसे बेटर हूँ, जिससे आप उन पर इम्पैक्ट ला सको। एंड फोर्थ, पीपल डू द सेम इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, यहाँ पे एक इंडिविजुअल के साथ ही कर रहे थे आप थर्ड पॉइंट में, अब आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोगों के साथ करो, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर हो गया, ठीक है, या फिर इन्फ्लुएंसर्स हो गए। तो ये सारे लोग होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन पे आके वो इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। तो दीज आर द 4 बेसिक स्टेप्स ऑफ नीड फॉर पावर जहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट इज बेसिकली हम सब जानते हैं लॉट ऑफ अस आर ड्रिवन बाय अ नीड फॉर अचीवमेंट। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं देन यू आर प्रोबेबली ड्रिवन बाय अ नीड फॉर अचीवमेंट कि आपको मार्क्स अच्छे लाने एग्जाम में। तो दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट, ठीक है। इट्स बेसिकली कि हम लोग कोई भी अगर इंसान है जो बहुत ज्यादा नीड फॉर अचीवमेंट के थ्रू आता है तो दे वांट टू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर देम, दे वांट टू हैव बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स फॉर देम, ठीक है। नीड फॉर अचीवमेंट को एन आर्क करके भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म जिसमें उसको डिफाइन किया जाता है। एंड ये एनर्जाइजेस करता है इंसान को और डायरेक्ट करता है हमारे बिहेवियर को एज वेल एज हमारी जो परसेप्शन होती है सिचुएशन को, इसको भी इन्फ्लुएंस करता है। इसका क्या मतलब होता है? हमें जो हमारा बिहेवियर है उसको एनर्जी देना, हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करना, ठीक है, कि नहीं अभी मेरे को पढ़ाई करनी है मतलब मैं पढ़ाई करूंगी, ठीक है। हमारे बिहेवियर को एक उस तरह की दिशा में ले जाना और हमारे परसेप्शन को सिचुएशन के बारे में, सब चीजों को हमारा नीड फॉर अचीवमेंट चेंज कर देता है। तो नीड फॉर अचीवमेंट में अगर कोई इंसान हाई है तो वो इंसान देखेगा कि अच्छा मेरे को इतना सारा काम करना है तो मैं अभी फोकस करके काम करना शुरू करूंगा रादर देन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। सो दैट इज व्हाट नीड फॉर अचीवमेंट इज अबाउट। तो ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं हमारे सोशल डेवलपमेंट के, तो यहाँ पे चिल्ड्रन जो होते हैं वो अक्वायर करने लग जाते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन हर इंसान के अंदर होता है, उसका लेवल जो होता है, उसका इंटेंसिटी जो होता है वो डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब लोग सीखते कहाँ से हैं ये अचीवमेंट मोटिवेशन? पेरेंट्स के थ्रू सीखते हैं, रोल मॉडल्स होते हैं, थोड़े लोग होते हैं जो देखते हैं कि अच्छा जैसे क्रिकेटर बनना है तो विराट कोहली वगैरह, तो उनको देख के वो मतलब सीखते हैं। एंड देन सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, आपका कल्चर ही शायद से वैसा हो, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहां पे शायद से लोग ऐसे हो, स्कूल का एनवायरनमेंट आपका बहुत कॉम्पिटिटिव हो, तो वहां से लोग अचीवमेंट के नीड्स देखते हैं, ठीक है। जो लोगों का आपका नीड ऑफ अचीवमेंट ज्यादा होता है
दे हैव स्ट्रॉन्गर देन एवरेज डिजायर फॉर फीडबैक ऑन देयर परफॉर्मेंस। वो परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद उनका फीडबैक भी लेते हैं, वो जानना चाहते हैं उन्होंने कैसे किया, वो कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, दे वांट टू नो हाउ दे आर डूइंग एंड हाउ दे कैन एडजस्ट टू मीट द गोल्स। तो उनको जो अल्टीमेट गोल जो रीच करना है उसके लिए वो कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो सब करना चाहते हैं, जो भी नीड फॉर अचीवमेंट में हाई हो। आगे हम बात करेंगे क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन के बारे में। क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन इज बेसिकली समथिंग जो हर इंसान के अंदर हो। कभी कभी आप ऐसी चीजों में एंगेज करेंगे जिसका आपके पास अल्टीमेट गोल नहीं हो, कि अच्छा तुम वहां क्यों गए थे घूमने, आपका कोई गोल नहीं था कि क्यों मैं वहां पे घूमने गया था, आप बस चले गए वहां पे, ठीक है, देखने के लिए अच्छा एक नई मार्केट खुला है, लेट्स सी उस मार्केट में क्या क्या चीज है। आपका गोल नहीं था कि जाके मैं कुछ खा के आऊंगी या फिर मैं कुछ खरीद के आऊंगी, आप बस चले गए वहां पे। तो समटाइम्स वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ गेनिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है, दैट इज व्हाट क्यूरियोसिटी इज अबाउट। तो स्टडीज ने शो किया है कि सिर्फ ह्यूमन बींग्स क्यूरियस नहीं होते हैं, जानवर भी जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं। तो ये बेसिकली दिखा रहा है कि अस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे में एक नीड होती है हमारे एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने की, ठीक है, और इस नीड को हम लोग चाहते हैं मीट करना थ्रू वेरियस सेंसेशंस। तो आप नोटिस करोगे जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं अपने एनवायरनमेंट को देखने के लिए, वो क्रॉल करते रहते हैं, भागते रहते हैं हर जगह, ठीक है। तो ये जो मोटिव होता है वो उनमें बहुत ही ज्यादा डोमिनेंट होता है। एंड चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस भी हो जाते हैं जब आप उनको रोकोगे कि इतना भाग दौड़ मत करो, ठीक है, जब वो भाग रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो नई नई जगहों में जा रहे होते हैं, एंड उनको रोकोगे तो आप नोटिस करोगे बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली शोइंग कि उनके अंदर ये मोटिवेशन इतना हाई है कि जब वो मीट नहीं कर पाते तो ऑब्वियसली उनको डिस्ट्रेस कॉज होता है, बिकॉज उनके अंदर से भी एक इंस्टिंक्ट कहीं ना कहीं से निकल के आ रहा होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। तो एक अब्राहम मैस्लो करके साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने एक ह्यूमन मोटिवेशन का जो नीड्स की हायरार्की बनाई थी। बेसिकली नीड्स जो होती हैं आपकी, वो कौन कौन से लेवल पे आप अचीव करते हो उसको उन्होंने एक लैडर स्केल पे उन्होंने रख के बना दिया। हायरार्की क्या मतलब होता है, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया फिजियोलॉजिकल नीड्स से। आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, जो आपकी बॉडी को चाहिए जो नीड, ठीक है, जैसे कि प्यास हो गई, हंगर हो गया, सेक्स हो गया, ठीक है, एक शेल्टर वाला एरिया हो गया। तो ये सारी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू लीड अ लाइफ, ठीक है, ये आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, ये बॉटम पे आती है। इसका क्या मतलब है कि इन नीड्स को अचीव करना जरूरी ही जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं सेफ्टी नीड्स पे। तो आप सेफ्टी नीड्स पे डायरेक्ट जंप नहीं मारोगे, पहले आपको फिजियोलॉजिकल नीड्स अचीव करनी है। एक बार आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स अचीव हो जाती हैं, तब आपके पास क्वेश्चन आता है आपकी सिक्योरिटी का, ठीक है, कि हम लोग कभी सेफ्टी क्या होती है हमारी, कभी कुछ थ्रेटन हो गया तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सेफ्टी नीड्स क्या हो जाएंगी आपकी डे टू डे लाइफ में, कि एक सेफ नेबरहुड में रह रहे हो, ठीक है, या फिर आपके पास इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल सेफ्टी हो गई। तो ये सारी चीजें आपकी सेफ्टी में आ जाएंगी। नेक्स्ट कम्स द डिजायर टू लव एंड टू बी लव्ड। एक बार आपका सेफ्टी नीड्स वगैरह सेट हो जाता है, देन यू आर मोटिवेटेड टू लव एंड टू बी लव्ड, ठीक है। आपका लव वाला डिजायर यहाँ से शुरू हो जाता है, ह्यूमन कनेक्शंस बनाने का डिजायर यहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका आता है लव एंड टू बी लव के बाद सेल्फ एस्टीम वाला, ठीक है, खुद के बारे में आप कैसे अपने आप को परसीव करते हो, खुद के बारे में क्या वैल्यू जजमेंट्स बनाते हो, वो आपके सेल्फ एस्टीम में आता है, ठीक है। एक बार आपका सेल्फ एस्टीम भी अचीव हो जाएगा, देन इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज में आता है, जहां पे हम अपना फुल पोटेंशियल रीच कर लेते हैं। फुल पोटेंशियल रीच कर लेते हैं का क्या मतलब हो जाता है कि हम लोग सेल्फ अवेयर बन जाते हैं, सोशली रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं, क्रिएटिव बन जाते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं हमारे एक्शंस, हम ओपन होते हैं, नोवेल्टी मतलब नई नई चीजों के लिए ओपन होना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, एंड हमारे पास एक कैपेसिटी होता है डीप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बनाने का। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो लोअर लेवल पे ही अटक जाते हैं, वो आगे बढ़ नहीं पाते, विच इज ऑब्वियस बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा पॉवर्टी है, ठीक है, हमारे पास सोशल हमारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे खड़े हुए हैं कि बहुत सारे लोग फिजियोलॉजिकल नीड्स ही नहीं मीट कर पाते, मतलब खाना पीना ही नहीं मीट कर पाते, वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो बेसिकली दिस इज व्हाट हायरार्की ऑफ नीड्स इज अबाउट, कि एक एक करके आपकी नीड्स कहाँ से अराइज होती है। सो दिस इज व्हाट मैस्लो हैड गिवन। सो ये बेसिक जो आपके 5 स्टेप्स हैं आप इनको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में डायग्राम जरूर बना दीजिएगा इस चीज का। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इमोशंस के बारे में। इमोशंस अगेन, जैसे मोटिवेशन बहुत कॉमन वोकैबुलरी का वर्ड है, वैसे ही इमोशंस भी काफी कॉमन वोकैबुलरी का वर्ड है। आपने डिस्कस किया होगा इमोशंस के बारे में, कभी कभी आप इमोशंस की जगह फीलिंग्स वर्ड यूज कर लेते थे, कभी कभी आप मूड यूज कर लेते हो। तो ये जो तीनों वर्ड्स हैं, इमोशन, फीलिंग, मूड, ये तीनों हम लोग सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, एज इफ ये तीनों वर्ड्स एकदम सेम चीज मीन करते हैं। हाउएवर दैट इज नॉट ट्रू।
फीलिंग बेसिकली क्या करता है, एक डिनोट करता है प्लेजर और पेन डायमेंशन ऑफ इमोशन विच इज यूजुअली इन्वॉल्व्स बॉडीली फंक्शन। तो इमोशन जो होता है वो बॉडीली फंक्शन से अराइज करता है। आपकी फीलिंग्स आपके इमोशन का पेन या प्लेजर वाला डायमेंशन बताती है। तो इमोशन इज समथिंग जो बॉडीली फंक्शंस के थ्रू अराइज होता है। फीलिंग देखती है कि ये कितना पेन के टूवर्ड्स है या फिर आपका कितना ये प्लेजर के टूवर्ड्स है। और मूड क्या होता है, एक इफेक्टिव स्टेट होता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है, बट इट इज लेस इंटेंस देन इमोशन। ठीक है, मूड जो होता है आपका ड्यूरेशन लॉन्ग होती है बट इंटेंसिटी इमोशन की ज्यादा होती है। तो ऐसे ये तीनों चीजें एक दूसरे से डिफर करते हैं। इमोशंस का अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ अराउजल, सब्जेक्टिव फीलिंग एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। आपका बॉडीली अराउजल आ रहा है, सब्जेक्टिव फीलिंग की सब्जेक्टिव एज इन हर इंसान टू हर इंसान ये डिफर करता है, एंड कॉग्निटिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो कॉग्निटिवली आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो अपने आपके सराउंडिंग में जो चीजें हो रही हैं उनको भी हम लोग इमोशंस के अंदर कैटेगराइज करते हैं। इमोशंस एज वी एक्सपीरियंस देम मूव अस इंटरनली एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो होते हैं आपके। ये सब्जेक्टिव होता है, एक्सपीरियंस पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, एंड इट हैज बीन नोटिस्ड दैट एटलीस्ट 6 इमोशंस आर एक्सपीरियंस बाय पीपल। अब बहुत सारे थ्योरिस्ट हैं, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, सबने अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट नंबर दे रखे कि कितने इमोशंस होते हैं। आपको इनको एक बार अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ पे कुछ ऐसे समझने का नहीं है, बस आपको याद करना होगा। तो बाय एंड लार्ज जो लोग होते हैं, मेजोरिटी पॉपुलेशन अग्रीज इन 6 बेसिक इमोशन: एंगर, डिसगस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सरप्राइज। तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी इनसाइड आउट तो आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं, उस मूवी के कैरेक्टर से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर नहीं देखी है मूवी तो ना उसको ऐसे ही याद कर लीजिए: एंगर, डिसगस्ट, फियर, हैप्पीनेस, सैडनेस एंड सरप्राइज। तो ये जो आपके 6 इमोशंस हैं ये बेसिक इमोशंस हैं, ये यूनिवर्सली मोस्ट पीपल एक्नॉलेज। हाउएवर बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनकी खुद की थ्योरीज है, जैसे कि सबसे पहले इजार्ड करके एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने कहा कि नहीं 6 नहीं 10 बेसिक इमोशंस होते हैं। तो ये कौन कौन से 10 बोले उन्होंने? जॉय, सरप्राइज, एंगर, डिस्गस्ट, कंटेम्प्ट, फियर, शेम, गिल्ट, इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट। तो 6 के अलावा उन्होंने कौन कौन से नए ऐड किए? कंटेम्प्ट, शेम, गिल्ट, इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट। अब देखो शेम और गिल्ट हम बहुत सारे लोग अगेंस्ट सिनोनिम्स की तरह यूज करते होंगे, इंटरेस्ट एंड एक्साइटमेंट अगेंस्ट सिनोनिम्स की तरह यूज करते होंगे, बट यहाँ पे उन्होंने उनको डिफरेंशिएट करके बताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बाकी जो इमोशंस होते हैं ये इन 10 के इंट्रैक्शन से भी बहुत सारे इमोशंस अराइज करते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस पे भी उन्होंने फोकस किया है। इसी के साथ साथ प्लुटचिक करके एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा कि 8 बेसिक इमोशंस होते हैं। ठीक है, और ये सब अगेन उन्होंने कहा कि ये मिक्स करते रहते हैं, कॉम्बिनेशन के साथ नए नए इमोशंस अराइज होते रहते हैं। ही अरेंज दीज इमोशन इन 4 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट। तो उन्होंने 8 इमोशंस को ऑपोजिट ऑपोजिट करके 4 पेयर बना दिए। ठीक है, जॉय और सैडनेस ऑपोजिट फीलिंग्स हैं, एक्सेप्टेंस, डिस्गस्ट, फियर एंड एंगर, एंड सरप्राइज एंड एंटिसिपेशन। तो यहाँ पे 2 नई चीजें कौन सी आ गई? एंटिसिपेशन एज अपोज टू सरप्राइज एंड एक्सेप्टेंस एज अपोज टू डिस्गस्ट। तो यहाँ पे ये आ गया। अब इमोशंस की बात करें तो इमोशंस डिफर करते हैं एक दूसरे से ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। कभी कभी हम लोग जैसे कि अगर हमने कोई सैड मूवी देख ली तो शायद से हम लोग थोड़ा सा सैड फील करें, बट यहीं अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ लॉस हो जाता है हमारे लव्ड वंस का, देन वी फील बहुत ज्यादा सैड। तो इंटेंसिटी में डिफर करते हैं, क्वालिटी में डिफर करते हैं, मतलब खुश खुश होना, सैडनेस होना, फियर होना, ये उनकी क्वालिटीज में वो डिफर करते हैं। एंड सब्जेक्टिव एंड सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट भी होते हैं, इंसान कैसे फील करता है, किस सिचुएशन में वो चीज अराइज हुई है। एंड यहाँ पे जेंडर का भी डिफरेंस आ जाता है। तो विमेन इन जनरल टेंड टू बी मोर इमोशनल देन मेन। तो हम लोग ज्यादा इंटेंसिटी में इमोशंस को फील करते हैं अस एज विमेन एज अपोज टू मेन, बट ओनली वन इमोशन इज समथिंग विच मेन फील मोर देन विमेन, विच इज एंगर। ठीक है, तो एक्सेप्ट फॉर एंगर ऑल द अदर इमोशंस विमेन आर मोर लाइकली टू फील देम ज्यादा इंटेंसिटी में, एंड मेन को एंगर ज्यादा इंटेंसिटी में वो फील करते हैं। तो अब इन चीजों से क्या होता है, आपके जेंडर रोल्स बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो बिकॉज विमेन हैव ऑल दी अदर फीलिंग्स तो दे आर बेटर केयर गिवर्स, वो ज्यादा अफिलिएशन ज्यादा करती हैं, एंड मेन जो होते हैं वो ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस में फोकस करते हैं। तो यहाँ से आपका कल्चर भी डिटरमाइन होता है। तो इमोशन टू कल्चर डिटरमाइन होता है, वैसे ही कल्चर से भी आपका इमोशन डिटरमाइन होता है। कैसे होता है वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे।
अब इमोशन जो होते हैं वो इंटरनल चीज होती है, हम सामने वाले का इमोशन को इन्फर कर सकते हैं फ्रॉम देयर बिहेवियर, बट हम कभी डायरेक्टली नहीं पता लग सकता कि ये सैड है। तो अगर हम लोग किसी को देखते हुए जो सैड है, तो वो शायद से उनका चेहरा नीचे है, वो ड्रूपिंग फेस है उनका, बहुत थके थके लग रहे हैं, वो रो रहे हैं, उनका बॉडी पोस्चर से हम बता सकते हैं। तो वहां से हम लोग इन्फर कर रहे हैं, बट हमें कभी डायरेक्टली नहीं पता हो सकता कि एक इंसान कैसा फील कर रहा है। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आर इन्फ्लुएंस ऑन आर जजमेंट, राइट। तो बहुत सारे वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्शंस में हम लोग इंगेज करते हैं, जिससे हम दिखाते हैं हम कैसा फील कर रहे हैं, कैसे इमोशंस हमारे अंदर है अभी उस मोमेंट पे। तो कल्चरल एंड इमोशनल एक्सप्रेशन की अगर बात करें, तो आपका जो वर्बल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, ऑब्वियसली वो तो लैंग्वेज टू लैंग्वेज डिफर करेगा, आप कौन सा पिच यूज कर रहे हैं, कितना लाउड है। उसके साथ साथ नॉन वर्बल एस्पेक्ट जो होते हैं, जो उनको पैरा लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है, जैसे कि वॉइस एंड टेम्पोरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है, आप किस वॉइस में बात कर रहे हैं, वो भी आपका यहाँ पे आ जाता है, वो भी दिखाता है कि आप किस इमोशन में है। नॉन वर्बल चीजें क्या हो जाती है, जैसे फेस का एक्सप्रेशन क्या है आपका, ठीक है, काइनेक्टिक, जैसे कि आपका जेस्चर क्या है, क्या फिजिकल मूवमेंट क्या कर रहे हो आप। उसके साथ साथ प्रॉक्सिमल, मतलब कि कितना फिजिकल डिस्टेंस में हो आप इंटरेक्शन में, अगर बहुत ज्यादा दूरी पे खड़े होकर बात करना प्रेफर कर रहे हो या फिर पास होकर बात करना प्रेफर कर रहे हो, तो ये तीनों चीजें जो मिलकर होती है वो आपको दिखाती है कि आप इमोशन कैसे फील कर रहे होते हो। The amount and kind of information conveyed by the face is easy to comprehend as the face is exposed to the full view of others. इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा हमको इन्फॉर्मेशन सामने वाले के चेहरे से समझ में आता है, ठीक है, वो बोल कैसे रहे हैं, उनका बॉडी क्या है, दैट इज ऑब्वियसली ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट उनके चेहरे से हम लोग सबसे ज्यादा इन्फरेंसेस निकाल सकते हैं अबाउट हाउ द अदर पर्सन इज फीलिंग। तो फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। तो जो डार्विन थे, इनका ये व्यू था कि आपके बेसिक इमोशंस जो होते हैं ये इनबॉर्न होते हैं एंड यूनिवर्सल होते हैं। तो जो इंसान है वो अगर एंग्री है तो हर कंट्री में एंगर एक ही तरीके से दिखाई देगा, अगर आप सैड हो तो हर कंट्री में मोर और लेस सैडनेस एक ही तरीके से आपको दिखाई देगी। तो जो आपके बॉडी मूवमेंट्स होता है वो भी फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ इमोशंस को। जैसे कि आप देखेंगे थिएटर एंड ड्रामा के लोग होते हैं वो इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बहुत सारे डांस फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे वो स्टोरीज को दिखाते हैं अपने डांस के थ्रू, जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक हो गया, तो वो स्टोरीज को दिखाते हैं, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन से इमोशंस दिखाते हैं, वो अपने बॉडीली मूवमेंट से इमोशंस दिखाते हैं, वो अपने लेग्स को, फिंगर्स को जिस तरीके से मूव करते हैं वहां से इमोशंस दिखाते हैं। वैसे ही कल्चर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ जाता है आपके इमोशनल एक्सप्रेशन में। जो लैटिन अमेरिकन होते हैं, जो सदर्न यूरोपियंस होते हैं, वो प्रेफर करते हैं डायरेक्टली आंख में आंख देख के बात करना, और एशियंस जो होते हैं वो प्रेफर करते हैं पेरिफेरल, मतलब कि आंख में डाल के बात करने से बेटर है थोड़ा इधर उधर देख के बात करना। सो ये यहाँ पे उन्होंने देखा है, स्टडीज ने फाइंड आउट किया है। जरूरी नहीं है कि जरूर मतलब हर इंडिविजुअल पे अप्लाई करे, बट मोर और लेस ऐसा देखने को मिलता है। कल्चर एंड इमोशनल लेबलिंग की अगर बात करें, तो आप इमोशन को लेबल कैसे करते हो, आप इमोशन को व्यू कैसे करते हो, वो भी आपका कल्चर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि जो टहेटियन लोग होते हैं उनके पास 46 लेबल्स हैं एंगर के वर्ड के लिए। नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं, उनको जब एंगर का फेशियल एक्सप्रेशन दिखाया तो उन्होंने 40 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दिए, मतलब 40 वर्ड्स है उनके पास। और यही उनको फेशियल एक्सप्रेशन दिखाया गया था ऑफ कंटेम्प्ट, तो उन्होंने 81 रिस्पॉन्सेज दिए, ठीक है। तो मतलब 40 वर्ड्स दे हैड फॉर एंगर वाला एक्सप्रेशन, एंगर जो ब्रॉड टर्म में है, एंड 81 वर्ड्स दे हैड फॉर कंटेम्प्ट वाला एक्सप्रेशन। इसी के साथ साथ जो जापानीज लोग थे इनका नंबर बहुत कम हो जाता है, इनको जब एंगर वाला एक्सप्रेशन दिखाया तो ये सिर्फ 8 लेवल दे पाए एज अपोज टू 40 एंड 46। इसी के साथ हैप्पीनेस में सिर्फ 10 दे पाए एंड डिसगस्ट में सिर्फ 6 दे पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे परसेप्शन ऑफ वो जो होता है, हमारी लैंग्वेज कैसे होती है, वो भी चेंज होती जाती है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। एंशिएंट के जो चाइनीज लोग हैं वहां पे जो लिटरेचर है वहां पे 7 इमोशंस मेंशन किए गए हैं, जॉय, एंगर, सैडनेस, फियर, लव, डिसलाइक एंड लाइक, ठीक है। यहाँ पे ये 3 चीजें जो है ये डिफरेंशिएट कर जाती है, लव, डिसलाइक एंड लाइक। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर जो है, हमें 8 इमोशंस यहाँ पे दिए गए हैं, नेमली लव, मर्थ, एनर्जी, वंडर, एंगर, ग्रीफ, डिस्गस्ट एंड फियर। इसी के साथ साथ वेस्टर्न लिटरेचर है, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, डिस्गस्ट। ये सब आपको एक बार थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बिकॉज इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, बट इसको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। एंड इससे आप देख सकते हैं कि कैसे कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशन जो होता है वो चेंज होता जाता है। तो इमोशंस जैसे सरप्राइज, कंटेम्प्ट, शेम, इसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता वेस्टर्न कल्चर में। हाउएवर नाउ दैट वी आर मेकिंग साइकोलॉजी, वी हैव एक्सेप्टेड दोस फर्स्ट 6 एज द बेसिक जो हमारे यूनिट्स होते हैं ऑफ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। तो इन ब्रीफ हम ये कह सकते हैं दैट देयर आर सर्टेन बेसिक इमोशंस व्हिच आर एक्सप्रेस्ड एंड अंडरस्टूड डिस्पाइट देयर कल्चरल एंड एथनिकल डिफरेंसेस।
एंड थोड़े ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर कल्चर में। तो जैसे जॉय हो गया, ग्रीफ हो गया, एंगर हो गया, ये ऑलमोस्ट हर कल्चर में पाए जाते हैं। बट थिंग्स लाइक लाइकिंग, लविंग, मर्थ, वंडर, ये स्पेसिफिक कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है। तो यहाँ से इमोशन लेबलिंग जो होता है वो कल्चरल फिनोमेना भी हो जाता है, और थोड़ी चीजें होती है वो यूनिवर्सल फिनोमेना भी होती हैं। तो दोनों का साथ साथ हम देख सकते हैं इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पे पीटीएसडी की बात की है, विच इज पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। दिस बेसिकली मीन्स कि कभी भी कोई इंसान एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरता है, ट्रॉमेटिक एज इन लाइक कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, या रॉबरी हुआ, या फिर कुछ मतलब उनको वायलेंस फेस करना पड़ा हो, तो दो ट्रॉमेटिक सिचुएशन से जब वो निकल के आते हैं, तो चांसेस है कि दे गो थ्रू पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, वो री एक्सपीरियंस करते रहते हैं इन इवेंट्स को बाय फ्लैशबैक। उनको फ्लैशबैक आते रहते हैं, उनको आते रहता है वो जो इवेंट था ट्रॉमेटिक। उसके साथ ओवरवेलमिंग थॉट्स आते रहते हैं उनको, एंड ये बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब काफी ज्यादा टाइम के लिए ये चलता रहता है। पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब फील करता है, वो अडॉप्ट नहीं कर पाते अप्रोप्रिएट कोपिंग मैकेनिज्म को, वो अडेप्ट नहीं कर पाते अपने एनवायरमेंट में, तो वो मैल अडेप्टिव बिहेवियर में इंडल्ज करने लग जाते हैं। दिस इज व्हाट पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज अबाउट। इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इट्स अ गुड आइडिया टू रीड अबाउट इट, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको। नेक्स्ट इज मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस। तो नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो आपको ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में फील करते हैं नेगेटिव इमोशन, विच इज अ बैड थिंग, राइट। इवन दो नेगेटिव इमोशंस आर इंपॉर्टेंट, हमारा जो एंगर होता है, हमारा जो सैडनेस होता है, हमारा फियर होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इफ इट इज अ पार्ट ऑफ अस, मतलब उसका कुछ फंक्शनल यूनिट होगा, जो डार्विन की थ्योरी है कि जो भी चीज हमारे बॉडी में है अभी, उसका कुछ फंक्शनल यूनिट होगा तभी वो हमारे बॉडी में है। तभी ये नेगेटिव इमोशंस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बट अगर ये बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाए, देन ऑब्वियसली दे कैन कॉज अस अ लॉट ऑफ हार्म। तो इसलिए जरूरी हो जाता है टू मैनेज दीज नेगेटिव इमोशंस, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉलोइंग टिप्स दे रखे हैं विच माइट प्रूव यूजफुल फॉर यू टू अचीव द डिजायर्ड बैलेंस ऑफ इमोशंस। कि ज्यादा नेगेटिव भी नहीं होना, ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं होना, बिकॉज बोथ कैन लीड टू नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसको हम लोग बैलेंस कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज करना, ठीक है। अपने इमोशंस क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है किसी भी पर्टिकुलर मोमेंट में, उसके बारे में सोचना, सेल्फ अवेयरनेस गेन करना। अप्रेज करना सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने इमोशंस में आके सिचुएशन को अप्रेज करना मतलब हमसे नहीं हो पाता। जैसे अगर कोई इंसान बहुत गुस्से में है, तो वो छोटी छोटी चीजों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो अपने आप को याद दिलाना कि आपके इमोशन से आप अप्रेज नहीं कर रहे हो सिचुएशन को, एज एन आप सिचुएशन को अपने इमोशंस के थ्रू नहीं देख रहे हो, ऑब्जेक्टिवली देख रहे हो। अच्छा कि ऐसा कुछ हुआ है, अब मैं अपने इमोशंस को पावर में नहीं आने दूंगा, आई जस्ट अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, इमोशन विल नॉट टेक कंट्रोल ओवर मी। डू सम सेल्फ मॉनिटरिंग, देखना कि कहाँ कहाँ पे आपके इमोशंस बहुत ज्यादा लीक हो जाते हैं, कहाँ कहाँ बहुत गुस्सा आते हैं, कहाँ कहाँ पे बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आता है। उन सब चीजों को मॉनिटर करना, नोटिस करना कि कहाँ कहाँ पे आपको वर्क करना है, कहाँ कहाँ पे आपको बैलेंस्ड हो। तो वैसे सेल्फ मॉनिटरिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड एंगेजिंग इन सेल्फ मॉडलिंग। सेल्फ मॉडलिंग क्या होता है? एक आइडियल अपने दिमाग में रखना कि एक आइडियल आदिशा चंदेल जितना भी चाहे उसके सामने स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए, वो गुस्सा नहीं होगी, ठीक है, वो सामने वाले पे चिल्लाएगी नहीं। तो एक ऐसा मॉडल रखना अपने दिमाग से, एंड रिपीटेडली अपने आप को ऑब्जर्व करना कि अच्छा नहीं, एक आइडियल सिचुएशन में मैं ऐसे इंटरेक्ट नहीं करती लोगों के साथ, मैं ऐसे रूडली बिहेव नहीं करती। तो वो सेल्फ मॉडलिंग में आ जाता है। नेक्स्ट इज बेसिकली योर परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन एंड कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। मतलब कॉग्निटिवली रिस्ट्रक्चर करना कि नहीं, मेरी जो चीजें हो रही हैं अभी, जरूरी नहीं है कि हर चीज मेरे साथ बुरा हो। क्योंकि कभी कभी लोगों के साथ क्या होता है, छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उनकी एक साथ में बहुत ज्यादा बुरी चीजें हो जाती हैं, एंड नाउ दे फील बैड कि अच्छा अब मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मेरी लाइफ ही खराब हो जाएगी। सो वो सोच हटा के थोड़ा पॉजिटिव वे में सोचना कि ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, आई विल स्टिल वर्क हार्ड एंड आई विल मेक श्योर कि मास्टर्स में अच्छा कॉलेज मिले, या फिर मेरी प्लेसमेंट अच्छी लग जाए थ्रू ऑफ कैंपस। तो ऐसी सब चीजों पे फोकस करना, ठीक है। तो परसेप्चुअली अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना, कॉग्निटिवली रिस्ट्रक्चर करना। क्रिएटिव होना जरूरी है। जो लोग मतलब एंगेज करते हैं एक्टिविटीज में, हॉबीज जिनकी होती हैं, क्रिएटिव आउटलेट होता है, जो राइटिंग एंड पेंटिंग करते हैं, वो ज्यादा बैलेंस्ड होते हैं उनके इमोशंस। अच्छे और पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना लोगों के साथ जरूरी है। ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स रखोगे, ज्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप रखोगे, देन यू विल बी एबल टू डेवलप फर्दर इन लाइफ। एम्पैथी रखना, सामने वाले क्या फील कर रहे हैं उनके शूज में अपने आप को डाल के देखना, वो होती है एम्पैथी। एम्पैथी से भी आपके जो इमोशंस होते हैं वो काफी बैलेंस हो जाते हैं। एंड कम्युनिटी सर्विस में जैसे कहा जाता है कि आप जितना ज्यादा, अगर आपको खुद बुरा फील हो रहा है, आप खुद स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, तो दूसरों की हेल्प कीजिएगा। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देती है एंड यू फील बेटर। सो कम्युनिटी सर्विस जो होते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू अ लॉट।
इसके साथ एंगर को कैसे मैनेज करें? एंगर जो होता है, अगेन एंगर में इंसान का बिहेवियर का कंट्रोल हट जाता है। एंगर इज वन सच इमोशन जो अगर बहुत ज्यादा हो जाता है देन आप अपना बिहेवियर भी नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि एंगर आपको हमेशा कंट्रोल के बाहर हो। आप एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, इट इज नॉट ऑटोमेटिक, इट इज द रिजल्ट ऑफ योर थिंकिंग। तो एंगर को कंट्रोल में लाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो यहाँ पे मेंशन है। जैसे रिकॉग्नाइज करना कि पावर ऑफ योर थॉट्स, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करना, ठीक है। रियलाइज कि यू अलोन कैन नॉट कंट्रोल इट, ठीक है। सॉरी, रियलाइज करना यू अलोन कैन कंट्रोल इट। इसका मतलब है कि आपसे हो जाएगा, आप कंट्रोल करोगे। अपने थिंकिंग पे ध्यान देने का, ठीक है। कि 1 मिनट शांत हो जाओ, आराम से सोचो। डू नॉट एंगेज इन सेल्फ टॉक दैट बर्न्स, डू नॉट मैग्निफाइज नेगेटिव फीलिंग। मतलब कि अपने आप को, कभी कभी लोग होते हैं ना जो किसी भी सिचुएशन में आते तो फिर अपने आप को बोलने लगते हैं कि अरे ये ऐसा हो गया, ये इतना गंदा इंसान है, ऐसे बड़बड़ाने लगते हैं। तो वो सब नहीं करने का। नेगेटिव फीलिंग्स को ज्यादा मैग्नीफाई मत करना, मतलब कि ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स में इंडल्ज नहीं करना। डू नॉट अस्क्राइब इंटेंशन एंड अल्टीरियर मोटिव्स टू अदर्स। ये हमेशा कहना कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ये ऐसे ही हरकतें करेगा, ये हमेशा ऐसे ही सोचता है। इरेशनल बिलीव्स को बाहर रखना, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चर करना, ऑब्जेक्टिवली सोचना। ट्राई टू फाइंड कंस्ट्रक्टिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग योर एंगर। थोड़े लोग होते हैं वो स्पोर्ट्स में चले जाते हैं, या फिर वो डांस आउट करते हैं, या फिर वो लिख के अपना एंगर एक्सप्रेस करते हैं। तो इन कंस्ट्रक्टिव चीजों से एंगर एक्सप्रेस करना कि एंगर दबा भी ना रहे और किसी को हार्म भी ना पहुंचे। लुक इनवर्ड नॉट आउटवर्ड फॉर एंगर कंट्रोल। अपने आप बारे में सोचना, सेल्फ मॉनिटरिंग जैसे वहां पे लिखा था। एंड गिव योर टाइम, योर सेल्फ टाइम टू चेंज। काफी टाइम लगता है, एक बार आपने ये सब पॉइंट्स पढ़ लिए तो आपका एंगर नहीं मैनेज हो जाता। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट स्टिक टू इट एंड इवेंचुअली आप नोटिस करेंगे कि यू विल फील बेटर अबाउट। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मैनेजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंजाइटी। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों पे, आप में से जिनको एग्जामिनेशन एंजाइटी होती होगी, एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा एंजाइटी फील होना। अब थोड़ी सी एंजाइटी अबाउट एग्जाम्स इज अ गुड थिंग, ठीक है। थोड़ी सी एंजाइटी होगी तभी आप आगे जाके उस पर काम करोगे। तो जैसे कहते हैं ना, यू स्ट्रेस विच इज अ गुड स्ट्रेस, तो वो होना जरूरी होता है। बट कभी कभी क्या हो जाता है, लोगों के लिए इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि वो उनका बैकफायर कर जाता है। तो अगर किसी ने पूरा एनसीईआरटी एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक अच्छे से पढ़ी है, बट दे गेट सो नर्वस, उनका एग्जाम में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, उनके मार्क्स नहीं आ पाते उतना ज्यादा अच्छे से। तो तभी हमें को मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे आप दो चीजें ले सकते हैं। एक तो मॉनिटर करना अपने एक्शंस को, और ब्लंटिंग इफेक्ट, ठीक है। मॉनिटर करते जब अपने एक्शन को, एंड इम्प्रूव करना, इफेक्टिव एक्शंस लेना, उसमें क्या कौन सी चीजें आ जाती है? प्रिपेयरिंग वेल। प्रिपेयरिंग वेल का क्या मतलब हो जाता है कि उस चीज के बारे में अच्छे से प्रिपेयर करना। सिलेबस जो आ रहा है, सबसे इजी वे ऑफ डिक्रीजिंग योर एंजाइटी, इसके आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। हर चीज अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। उस सिचुएशन में आप कहाँ पे बैठोगे वो भी देखना, ठीक है। सैम्पल पेपर सॉल्व करना, एंड देन उसके बाद एक अगर 3 घंटे का पेपर होता है तो आप कहीं पे जाके अपने रूम में एक छोटी सी जगह बना के कॉर्नर में 3 घंटा अपने आप को नोट करे कि आप बैठे हैं एंड प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम का वो दिख रहे हैं। रिहर्सल करना, मॉक एग्जामिनेशन, वही सैम्पल पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनोक्यूलेशन मतलब इनोक्यूलेट योर सेल्फ अगेंस्ट स्ट्रेस। मतलब रिहर्सल करें, एंड देन उसके बाद रोल प्लेइंग करते रहे, हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करें उस सिचुएशन में। ऐसा सोचे अपने आप को बार बार कि आप स्ट्रेसफुल फील ही ना करें। इनोक्यूलेशन इज बेसिकली अपने आप को थोड़ा रेजिस्टेंट बनाना स्ट्रेस के टुवर्ड्स। पॉजिटिवली सोचना, नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाना कि अरे मेरा क्या होगा क्या होगा। पॉजिटिवली सोचो, एंड देन उसके बाद सीख करो सपोर्ट। समटाइम्स टॉकिंग इट आउट विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, पेरेंट्स आपके हो गए, स्कूल में टीचर्स हो गए, स्कूल के काउंसलर्स जो होते हैं, उनके साथ ऐसे बात करने से आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। तो ऑब्वियसली ट्राई टू टॉक इट आउट एज वेल। ब्लंटिंग क्या होता है? ब्लंटिंग स्ट्रैटेजीज इज बेसिकली अवॉइडिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब अवॉइडिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग। हमेशा आप अवॉइड नहीं करेंगे, बट ऐसी थोड़ी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जो आपको जरूर हेल्प कर सकती है। जैसे कि रिलैक्सेशन, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा असाइड रख के रिलैक्सेशन करना, बॉडी को रिलैक्स करना, काउंटिंग करना, बैकवर्ड करना। तो वो सारी चीजें होगी रिलैक्सेशन में। सिमिलरली एक्सरसाइज या नीचे खेलने जाना। तो इन सब चीजों से क्या होता है, आप थोड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन को साइड में रख लेते हो, एंड यू स्टार्ट फीलिंग बेटर अबाउट योरसेल्फ बाय एंगेजिंग इन समथिंग एल्स। तो यहाँ पे अवॉइड कर रहे हैं हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, बट इन अ गुड मैनर, नॉट इन अ नेगेटिव मैनर विच विल हार्म अस। एंड देन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एनहांसिंग पॉजिटिव इमोशंस। तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हमारे जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं हम उन्हें एनहांस करें। जैसे मैंने कहा था कि नेगेटिव इमोशन जरूरी होते हैं, जैसे कि अगर स्नेक बाइट करने आ गया, एंड आप अगर फियर एंड एंगर नहीं फील कर पा रहे हो, देन उसके बाद आपको स्नेक बाइट करके चला जाएगा, आप मर जाओगे। तो नेगेटिव इमोशन होना काफी जरूरी होता है, बट उनकी इंटेंसिटी में होते हैं वो आपको नोटिस करना जरूरी होता है।
सिमिलरली पॉजिटिव इमोशंस जो होते हैं उनको एनहांस करना जरूरी होता है। पॉजिटिव इमोशन से क्या होता है, इंसान विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, वो मेंटली परफॉर्म भी ज्यादा बेटर करने लग जाते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड दैट पीपल हु वर शोन फिल्म्स डिपिक्टिंग जॉय एंड कंटेंटमेंट, बेसिकली हैप्पी फिल्म्स देख के दे केम अप विद मोर आइडियाज रिगार्डिंग थिंग्स दे वुड लाइक टू डू एज कम्पेयर टू पीपल जो एंगर एंड फियर वाली फिल्म्स देख रहे थे। तो आप नोटिस करेंगे कि कभी कभी अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट ऐसा देख रहे हैं जो बहुत वायलेंस वाला है, या फिर आप न्यूज देखते हैं जिसमें बहुत ज्यादा सैडनेस स्प्रेड हो रही है, देन यू माइट एंड अप फीलिंग सैड अबाउट इट एज वेल। ठीक है, आपके अंदर खुद से आप सैड बिहेवियर डिस्प्ले करना शुरू कर देते हो। तो वही साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो अगर हम लोग आपको जॉयफुल एंड कंटेंटमेंट वाली फिल्म्स दिखाए, तो पीपल ट्राई टू कम अप विद मोर आइडिया एज कम्पेयर टू एंगर एंड फियर वाली। इसी के साथ यहाँ पे फाइनली इन लोगों ने दे रखा है वेरियस वेज ऑफ एनहांसिंग पॉजिटिव इमोशन। सबसे पहले पर्सनालिटी ट्रेट, ऑप्टिमिज्म वगैरह, हैप्पीनेस, होपफुलनेस को इंटीग्रेट करना अपने डे टू डे लाइफ में, पॉजिटिव मीनिंग ढूंढना हर चीज में, क्वालिटी कनेक्शंस बनाना लोगों के साथ, काम में एंगेज रहना। ठीक है, अपना जो काम करो उसमें एंगेज रहो। Faith helps a lot, a lot of the time people who have faith in God या फिर spirituality, they tend to do better than other people because उनके पास कुछ hope के लिए कुछ होता है। And positive interpretation, again negatively ना सोचना, positively अपने आप को cognitively restructure करना। So this is it, this is what this chapter was about. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज do mention in the comment box. I will try to solve as many doubts as I can. And thank you so much for watching. प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, इससे हमें समझ में आता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।